सिया पहाड़ों में रहने वाली लड़की थी जो कि अपने माँ बाप के साथ रहती थी। सिया अपना घर चलाने के लिए पहाड़ों में एक राजमा चावल का ढाबा खोलती है, जहाँ घूमने आने जाने वाले लोग अक्सर आया करते थे और लोगों को काफी पसंद भी आता था सिया के हाथ के राजमा चावल। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दिल्ली शहर से आया यश अपने दोस्तों के साथ सिया के ढाबे में आता है और सिया से कहता है। अच्छा सुनिए, आपके ढाबे में क्या बस राजमा चावल ही मिलते हैं? जी बिल्कुल, पहाड़ी राजमा चावल यहाँ के बहुत मशहूर हैं। वो क्या है ना, मुझे बहुत भूख लग रही है और राजमा चावल मुझे कुछ खास नहीं लगते। यहाँ आसपास कोई दूसरा होटल या ढाबा भी नहीं है। आप मेरे लिए कुछ और बना सकती हैं क्या? देखिए, आप पहाड़ों में आए हो और पहाड़ी लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, पहाड़ जैसा। मैं मना तो नहीं करूंगी, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि अगर आपने मेरे हाथ का बना राजमा चावल खा लिया ना, तो आपको पहाड़ी राजमा चावल से प्यार हो जाएगा। मैंने हर तरह से राजमा चावल खा रखे हैं, लेकिन मुझे आज तक कभी राजमा चावल पसंद नहीं आए। लेकिन आप ये बात बोलकर राजमा चावल को चैलेंज कर रही हैं या फिर मुझे? आप शहर वाले बाबू हैं ना, जो जब तक खाएंगे नहीं तब तक बोलते ही रहेंगे। आपको भूख लगी है, इसीलिए मैं आपको कुछ और भी खाने को दे सकती हूँ, लेकिन अब तो आपको पहाड़ी राजमा चावल ही खिलाऊंगी। सिया राजमा चावल लेकर आती है जो यश खाता है और उसे काफी ज्यादा पसंद भी आते हैं। यश कुछ नहीं बोलता और जल्दी से राजमा चावल खाने लगता है। जब पूरी प्लेट राजमा चावल की खत्म हो जाती है तो यश कहता है। मानना पड़ेगा, जो आपने कहा वो बिल्कुल सच है। पहाड़ी राजमा चावल तो किसी को भी आसानी से अपना दीवाना कर सकते हैं, और आप भी। आखिर में क्या कहा आपने? राजमा चावल सच में बहुत अच्छे थे। अब मैं यहाँ हूँ कुछ दिन, आपसे तो रोज मुलाकात होगी ही। यश और सिया रोज मिलने लगते हैं, उनमें नजदीकियां भी होने लगती हैं। यश को सिया काफी पसंद आ गई थी। कुछ दिनों बाद पहाड़ों में काफी आंधी तूफान आने लगता है। सिया यश दोनों ढाबे पर ही थे। जब आंधी तूफान रुकता है तो सिया भागते हुए घर जाती है, जहां देखती है कि उसका घर टूटा हुआ है और उसके माँ बाप भी आंधी तूफान में खत्म हो गए। सिया रोने लगती है। माँ, पिताजी, आप क्यों छोड़कर चले गए मुझे? आपके बिना क्या होगा मेरा? क्या करूंगी मैं? सिया, तुम खुद को संभालो। तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। यश सिया को वहां अकेला नहीं छोड़ता है और उससे शादी करके अपने साथ शहर ले आता है। शहर लाने के बाद यश सिया को अपने परिवार वालों, माँ अनीता, बहन ज्योति और पिता मनोज से मिलवाता है। ये सिया है, मैं इसे काफी पसंद करता हूँ। नहीं चाहता था कि ऐसे सब लोग, लेकिन मैं सिया को ऐसी हालत में वहां छोड़कर भी नहीं आ सकता था, इसलिए मैंने सिया से शादी कर ली। कोई बात नहीं बेटा, अगर सिया तुझे पसंद है तो हमें भी पसंद है। वैसे भी इतना कुछ हो गया है बेचारी बच्ची के साथ, अब हम ही तो इसका परिवार हैं। सिया, तुम घबराना मत, हम हैं तुम्हारे साथ। मुझे पता है यश मुझे काफी प्यार करते हैं और आप सब भी मुझे स्वीकार कर रहे हो। मेरा सब कुछ तो उन पहाड़ों में ही रह गया, लेकिन मैं अब भी यहाँ शहर में पहाड़ी राजमा चावल बेचना चाहती हूँ। मुझे खुशी मिलेगी ये करके। बिल्कुल बेटा, तुझे जिससे खुशी मिले तुम वो शौक से करो। तुम अपने साथ अपने पहाड़ी राजमा चावल ही तो लाई हो ना, तो शौक से बनाओ, सबको खिलाओ। हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये आप सब क्या कह रहे हैं? एक तो भैया वैसे ही गरीब सी भाभी ले आए जो हमारे स्टैंडर्ड को भी मैच नहीं कर रही है, और अब आप ये कह रहे हैं कि ये राजमा चावल बेचे? ज्योति, तमीज से बात करो, ये तुम्हारी भाभी है। जब हमारे घर में सबको आजादी है अपने मन की करने की, तो बहू को क्यों नहीं? आज जो भी बोल दिया है ना, आगे कभी मत बोलना। सिया अब अपना ढाबा खोल लेती है और पहाड़ी राजमा चावल बेचने लगती है, जो कि लोगों को काफी पसंद भी आ रहे थे। ज्योति अपने भाई भाभी के बीच दरार लाने की पूरी कोशिश करती है। एक दिन ज्योति खुद अपनी भाभी की अलमारी से पैसे निकाल लेती है और बाद में उनके कमरे में जाकर बोलती है। भैया, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे सिया, मैंने कल तुम्हें पैसे दिए थे ना, वो पैसे जरा ज्योति को दे देना। सिया अलमारी में पैसे देखती है, लेकिन उसे पैसे वहां पर नहीं मिलते और वो कहती है, मैंने यही अलमारी में ही पैसे रखे थे, लेकिन अब नहीं है वहां। अरे ठीक से देखो, अलमारी से कहाँ जा सकते हैं पैसे? वहीं होंगे। मैंने पूरी अलमारी ठीक से देख ली, लेकिन नहीं मिल रहे हैं। भैया,
आप देख रहे हो ना भाभी को, मुझे पैसे ना देने पड़े इसीलिए कैसे झूठ बोल रही हैं, या फिर खुद ही वो पैसे अपने किसी काम में उड़ा दिए हो? खैर भैया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब आपकी शादी के बाद मेरे साथ ऐसा भी होगा। ज्योति इतना बोलकर वहां से चली जाती है। ज्योति की कोई कोशिश सफल नहीं हो रही थी, इसीलिए वो अब अपनी भाभी के ढाबे में ही परेशानी खड़ी करने लगती है। एक दिन जूही वहीं पर रखे बोरे में कच्चे चावल के अंदर पानी भर देती है। ये सब सिया देखती है तो वो सारे चावल फूल चुके थे और अब उनसे कुछ भी हो नहीं सकता था। ये आजकल मेरा ध्यान कहाँ है? चावल के बोरे में मैंने पानी डाल के छोड़ दिया। ये तो नहीं हो सकता था। ये कैसे कर दिया मैंने? सिया, इतना बड़ा नुकसान क्यों कर रही है तू? ज्योति अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। वो रोज ही कुछ न कुछ करती रहती है। यश की कंपनी पे ताला लग जाता है और उसका काम पूरी तरह से बंद हो जाता है। यश को परेशान देखकर सिया कहती है, आप चिंता मत कीजिए, उतार चढ़ाव जिंदगी की देन है, आप बस कोशिश कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। यश अब दूसरे काम की तलाश में था, लेकिन अब उसे काम नहीं मिल रहा था। एक दिन सब हॉल में बैठे थे, तभी ज्योति आती है और कहती है, भैया मुझे 20,000 रुपए चाहिए, कॉलेज की फीस भरनी है। क्या इतने पैसे? लेकिन मेरी कंपनी बंद हो गई, मेरे पास काम नहीं है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? भैया कुछ तो करो, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, अगर फीस नहीं भरी ना तो बस दिक्कत हो जाएगी, मुझे कॉलेज से निकाल दिया तो भैया मेरा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, कुछ करो ना भैया। तभी सिया अपने कमरे में जाती है और पैसे लेकर सीधा ज्योति के हाथ में रखकर बोलती है, ये लो ज्योति, तुम्हारी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पैसों की वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ये पैसे लो और कल ही अपनी फीस भर देना, और ज़रूरत लगे तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन भाभी इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? मेरे ढाबे से। आज तक इस परिवार ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मैंने ढाबे से जो भी पैसे कमाए हैं वो परिवार के ही तो हैं। भाभी मुझे माफ़ कर दो, आप बहुत अच्छी हो और मैंने हमेशा आपका बुरा चाहा, आपके लिए परेशानियां बढ़ाई, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगी और हमेशा आपकी मदद करूँगी। ज्योति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अब अपनी भाभी के साथ कभी ऐसा नहीं करती है। ये कहानी है दामिनी और उसकी बहू मानसी की। मानसी एक गरीब घराने से आई हुई बहू होती है जिसने अपने साथ कुछ दहेज नहीं लाया होता, और यही वो वजह होती है जिस कारण दामिनी मानसी से नफरत करती है और उसके साथ जानवरों की तरह सलूक भी करती है। माँ जी, वो मैंने आपकी अलमारी की साफ सफाई कर दी है। आपकी अलमारी में अब चूहे नहीं घुसेंगे और ना ही आपके कपड़ों को कुतर पाएंगे। वाह, क्या तीर मार दिया तूने मेरी अलमारी साफ करके, हैं? अरे तुझे तो बस मेरी अलमारी खोलकर उसमें हाथ मारने का इंतजार है ना? मैं सब जानती हूँ। तुझ जैसे 2 टके के गरीब लोगों को अमीरों के घर आकर यही लालच होता है कि कम मौका मिलते ही हम कुछ चुरा कर भाग जाएं। ये आप कैसी बातें कर रही है माँ जी? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, बल्कि मैं तो रोज भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। अरे बस बस, ज्यादा सच्चाई और अच्छाई की मूरत बनने की जरूरत नहीं है तुझे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू किस खेत की मूली है। तू मेरे घर में से कुछ चुराने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैंने हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। अगर तू पकड़ी गई तो तेरी खैर नहीं। दामिनी बस मानसी से नफरत करती रहती और उसे कभी भी मानसी की अच्छाई नजर ही नहीं आती। मानसी गाना बहुत अच्छा गाती थी। वो अक्सर खाना बनाते समय गाना गुनगुनाती। एक दिन मोहल्ले में सिंगिंग कंपटीशन होता है, तभी घर पर दामिनी की बेटी अम्मू आती है और वो मानसी को सिंगिंग कंपटीशन का पोस्टर पकड़ाती है और कहती है, मानसी भाभी, ये देखो, हमारे मोहल्ले में एक बहुत बड़ा सिंगिंग कंपटीशन होने जा रहा है, जिसे जज करने कुमार सानू आने वाले हैं। भाभी ये गोल्डन चांस है, इसे अपने हाथ से मत जाने दो ना। आपकी आवाज में वो रूहानी खनक है जो बहुतों के दिलों को जीत सकती है। लेकिन अम्मू, मैं ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि माँ को मैं मना लूंगी ना।
आप बस अभी इसी वक्त से रिहर्सल करना शुरू कर दो। चलो। ओ महारानियों! दामिनी को वहां पर देखकर अम्मू और मानसी दोनों घबरा जाते हैं। क्या खिचड़ी पक रही है दोनों ननद भाभी के बीच? और तू अम्मू, तेरे ससुराल में तेरी सौतन आ गई है क्या, जो तू अपनी घर गृहस्थी सब छोड़कर यहाँ आ गई है मुंह उठाकर, और वो भी इस बेवकूफ से मिलने? माँ, मैं हमारे घर के पास वाले बाजार में आई थी कुछ मसाले खरीदने। ठीक है। ओ मैडम जी, एक गर्मा गर्म चाय बनाकर देंगी तो बहुत मेहरबानी होगी। तुझे दिख नहीं रहा कि तेरी सास थकी हुई है और तू बस मूर्ति की तरह खड़ी है, कल मुंह ही कहीं की। माफ कीजिएगा माँ जी, मैं अभी बना लाती हूँ आपके लिए चाय। मानसी दामिनी को चाय बनाकर देती है। रात में वो सबके सो जाने के बाद रसोई में आकर चुपके से अम्मू के दिए हुए उस पोस्टर को देखती है। ये मौका तो सच में लाखों में एक है, और इस कंपटीशन को जीतने वाले को 1 लाख रुपए भी इनाम में मिल रहा है। जीत या हार तो ऊपर वाले के हाथ में है, मैं तो बस अपना बेस्ट ही दूंगी। मानसी चुपके से सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेती है और गाना गाकर वो कंपटीशन जीत भी जाती है और उसे 1 लाख रुपए का इनाम भी मिलता है। माँ जी को जब मैं बताऊंगी कि मैं कंपटीशन जीत गई हूँ तो वो बहुत 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 खुश हो जाएंगी। मानसी घर जाकर अपनी सास को अपनी जीत के बारे में बताती है, लेकिन जब उसकी सास को पता चलता है कि वो चुपके से सिंगिंग कंपटीशन में गई थी, तभी वो उसे डंडे से मारने लगती हैं। आह आह, माँ जी मुझे दर्द हो रहा है। माँ जी, आह। चीख और चिल्ला, इतना चिल्ला कि तेरी ये मनहूस आवाज ही चली जाए। तूने मुझे कोई एरी गैरी समझ रखा है क्या? आइंदा से अगर तू मुझे बिना बताए कहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये क्या, ये तू अपनी मुट्ठी में क्या छुपा रही है? ये वो 1 लाख का चेक है, इनाम के तौर पर मिला है मुझे। अरे वाह, क्या बात है। चल, ये पैसे मुझे दे दे और तू जा घर के कामों में लग जा। और याद है ना, अगली बार घर से बाहर निकलने से पहले तुझे मेरी अनुमति लेनी होगी, वरना आज तो मैंने बस तेरी कुटाई की है। अगली बार तो मैं सीधा तेरी टांगे ही तोड़ दूंगी। दामिनी मानसी पर खूब अत्याचार करती है, जिससे मानसी का पति यानी दामिनी का बेटा तुषार कहता है, माँ, आपने ये क्या हाल कर दिया है मानसी का। मानसी ठीक से चल भी नहीं पा रही है माँ, इतनी सारी चोटें आई हैं उसे। अरे ओ जोरू के गुलाम, अब तू अपनी बीवी का वकील मत बन। ये सास बहू के बीच की बात है और तुझे हम दोनों के बीच पड़ने का कोई हक नहीं। और अगर तुझे बीच में पड़ने की इतनी ही दिलचस्पी है तो फिर मैं तेरा भी वही हाल कर दूंगी जैसे तेरी बीवी का किया है। लेकिन माँ। बस अब और कोई बात नहीं सुननी है मुझे, वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगी। तुषार दामिनी के डर से चुप हो जाता है। एक दिन गलती से मानसी के हाथों से सब्जी में ज्यादा मिर्च पड़ जाती है, जिसके कारण दामिनी के मुंह में बहुत ज्यादा जलन होती है। आह, हाँ हाँ, मुंह, मेरा मुंह, पानी पानी लाओ। ये लीजिए माँ जी, पानी पीजिए। पानी पीने के बाद दामिनी को राहत मिलती है। कुल्टा कलमुही, तुझे अकल वकल है या नहीं? इतनी मिर्च डाल दी कि पूरा मुंह और गला जल गया। माफ कीजिएगा माँ जी, वो गलती से। अब तुझे तेरी इसी गलती की सजा भुगतनी होगी, और वो सजा ये है कि तुझे मेरे सामने 50 लाल और हरी मिर्च खानी होंगी। क्या? लेकिन माँ जी। दामिनी जबरदस्ती मानसी को 50 लाल और हरी मिर्च खाने को बोलती है और बेचारी मानसी इतनी सारी मिर्च खाकर बीमार पड़ जाती है। ऐसे ही दामिनी मानसी का जीना दुश्वार करके रख देती है। एक दिन दामिनी के दरवाजे पर
उसकी बेटी अम्मू आती है और तभी अम्मू का चेहरा, सर, हाथ और पैरों पर मार के निशान होते हैं। अम्मू, अम्मू तेरा ये हाल किसने किया बेटा? माँ, माँ मेरा ये हाल मेरी सास ने किया है। उन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं वहाँ रुक ही नहीं पाई। माँ, मेरा ससुराल एक कैद खाना है, मुझे वहाँ नहीं जाना। अपनी खुद की बेटी को उस खतरनाक हालत में देखकर दामिनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक पल के लिए वो अपनी बहू मानसी की तरफ नजर घुमाकर देखती है। जो उसने अपनी बहू के साथ किया वही उसकी अपनी बेटी के साथ भी हुआ। दामिनी को एक झटके में ही अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका था। जो आपने भाभी के साथ किया वही मेरे साथ हुआ। माँ, ना बेटी ना, बहू मुझे माफ कर दे बहू। दामिनी को इस हद तक धक्का लगता है कि वो रोते रोते मानसी के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है बहू, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। माँ जी, उठिए माँ जी। मानसी दामिनी को उठाती है और तभी अम्मू वहां दामिनी के सामने आकर अपने चेहरे का मेकअप उतारती है और दामिनी देखती है कि अम्मू ने ये सब नाटक किया है। हाँ माँ, ये सब सिर्फ एक नाटक था ताकि आपको भाभी के दिल का हाल, उनकी चोट, उनके घाव सभी दिख पाए। माफ कर दे अम्मू, तूने आज ये नाटक करके मुझे एक पल के लिए असलियत से रूबरू करवा दिया। मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद अपनी बहू को भी अपनी बेटी की तरह रखूंगी और इसके साथ ना कुछ गलत करूंगी, ना कुछ गलत होने दूंगी। मानसी, अपने संगीत को छोड़ना मत कभी, क्योंकि अभी तेरे साथ तेरी सास का भी साथ है। इस तरह सास को अंत में अपनी बहू का दर्द समझ आ ही जाता है और उस दिन के बाद से वो अपनी बहू संग बेटी की तरह पेश आती और दोनों सास बहू खुशी से साथ साथ रहने लगती।